सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करा था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने आपको 2 केसेस बताए थे. सो लेट्स समराइज बोथ दोस केसेस. केस 1 में क्या था, व्हेन द अमाउंट इज गिवन along with dates. मीन्स आपको जो ड्राइंग्स, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स along with the dates, मतलब आपको अमाउंट भी दिया है और डेट भी दिया है. देखिए एक ही बार ड्राइंग करा है और उसकी डेट दी है तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो. हाउएवर अगर आपको किसी एक पर्सन ने, किसी एक पार्टनर ने बहुत बार ड्राइंग्स कर रहा है ऑन डिफरेंट डेट्स, ठीक, तो आपको क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, यू हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड. ठीक, प्रोडक्ट मेथड का हम टेबल बनाते हैं. टेबल कैसे बनता है, सबसे पहले आप ले लेते हो डेट, फिर आप लिख लेते हो यहाँ पर अमाउंट, देन आप लिख लेते हो आउटस्टैंडिंग पीरियड, एंड फिर आप यहाँ लिख लेते हो प्रोडक्ट टोटल. तो इस तरीके का आपका एक छोटा सा टेबल बन जाता है. फिर आप आईओडी निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो. क्या फॉर्मूला लगाते हो, आप लेते हो प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ऑलवेज 1/12. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड था. इसको मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ प्रॉपर नोट्स की तरह. लीजिए, ये भी लिख दिया प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर. ठीक, इस तरीके से. केस 2 में क्या था, केस 2 में था व्हेन पार्टनर इज ड्राइंग सेम अमाउंट इन अ पैटर्न. पैटर्न मैंने आपको बताया था, पैटर्न कुछ भी हो सकता है. ठीक, एनुअली निकाल रहा है, मंथली निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, हाफ ईयरली निकाल रहा है, फर्स्ट को निकाल रहा है, लास्ट को निकाल रहा है. सो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर वो फॉलो करता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज फैक्टर लगाते हैं. एवरेज फैक्टर. तो एवरेज फैक्टर निकालते वक्त हम आईओडी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं टोटल ड्राइंग्स. और टोटल ड्राइंग्स कैसे बनता है, अगर वो मंथली निकाल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर वो हाफ ईयरली क्वार्टरली निकाल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 और 4, और अगर हाफ ईयरली निकाल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 2. तो टोटल ड्राइंग्स कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट अपॉन 100 से, और मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज फैक्टर डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, सो ये 2 केसेस हमने देखे थे. आज हम तीसरा केस देखेंगे जो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट केस है. ठीक, केस 3. केस 3 का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पार्टनर ड्राइंग इज गिवन in a single amount, date mentioned. आपको डेट नहीं दिया हुआ है, मतलब आपको क्यों क्या बोल दिया, समझिए आपको बोल दिया मिस्टर ए विड्रॉज ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो आपको क्या बोला, मिस्टर ए विड्रॉज 20,000 ड्यूरिंग द ईयर. एक सिंगल अमाउंट दे दिया और आपको ये नहीं बताया कि उसने ये साल के कौन सी डेट पे निकाला है या कैसे निकाला है. बस बोल रहा है साल के दौरान उसने टोटल 20,000 निकाला है, कैसे निकाला है हमको नहीं पता. इन दैट केस मजा ही आ जाता है. बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12. बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, याद रखिएगा. ठीक है, 6/12, ऑलवेज आपको 6/12 करना है. ठीक है, अब जब मैं बोलता हूं कि ये डिफिकल्ट मेथड है ना तो बच्चे हंसते हैं, लेकिन मैं ये प्रूफ करवा के बता दूंगा कि ये डिफिकल्ट मेथड है कहीं ना कहीं. अब वो जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं बताऊंगा कि ये डिफिकल्ट क्यों है. तो मेरी बात में भी कोई बात है गुरु. तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस, समझिए अगर आपका आईओडी का परसेंटेज 10% दिया है तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
हम कैलकुलेट करते हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय कर लेते हैं 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज सिंस हमें डेट नहीं दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, एवरेज फैक्टर यूज करते हैं। क्या ये भी एवरेज फैक्टर का ही केस है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न भी नहीं पता है तो मैं कौन सा एवरेज फैक्टर लगाऊंगा, इसलिए हम मिड ऑफ द ईयर का एवरेज फैक्टर लगा देते हैं 6/12। इज इट क्लियर? सो ये 3 केसेस हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। यहाँ पे मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, नहीं पूरा टॉपिक तो ऊपर लिखा हुआ है। सो अगर कभी आपको नोट्स लेने हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इफ देर आर सो मेनी अमाउंट्स विच फिट सो मेनी डेट्स, आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। इफ यू हैव पैटर्न then you can use average factor, and when no date is given, a single amount has been mentioned, only drawings multiplied by rate of 100 and multiplied by 6/12. Fine. Now the most important thing क्या है, IOD के साथ जब हमें IOD दिया रहता है सो हमें परसेंटेज दिया रहता है, लास्ट में लिखा रहता है PA या फिर पर एनम। ठीक, समझिए फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में ऐसा आया कि उसमें पर एनम लिखा नहीं हुआ है, पर हम कंडीशन क्या है, इफ पर एनम इज नॉट मेंशन्ड इन द विद द परसेंटेज ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब हम क्या करेंगे, तब ये कोई सा मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, सिंपली ड्राइंग्स का अमाउंट ले लोगे, मल्टीप्लाइड कर दोगे रेट अपॉन 100। नो मेथड विल बी यूज्ड, चाहे वो पैटर्न दिया हो, चाहे वो सिंगल अमाउंट दिया हो, चाहे वो डेट्स दी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पर एनम मेंशन नहीं है तो आप पूरे ईयर का निकालोगे, मीन सिंपल सा ड्राइंग्स का अमाउंट ले लोगे और रेट अपॉन 100 कर लोगे। मतलब क्या सर, एग्जाम्पल बताओ। जैसे हमको ये वाला एग्जाम्पल दिया है ना, तो हमने क्या करा था, यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड यूज किया था। क्यों प्रोडक्ट मेथड यूज किया? क्योंकि IOD के साथ पर एनम लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये देखिए, ये पर एनम लिखा हुआ है। ठीक, समझिए मुझे यही क्वेश्चन दे देता और बोलता पर एनम नहीं दिया, सिर्फ बोलता IOD 6%। उस केस में आप क्या करते हैं, आप टोटल ड्राइंग्स ले लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स मतलब क्या, 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, तो टोटल ड्राइंग्स कितना आ गया, 19,000। अब मैं फॉर्मूला क्या लगा देता, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, सिंपल। यहाँ पर निकाल लेता 19,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1140 आ जाता। इफ पर एनम हैज नॉट बीन मेंशन्ड, फिर मैं कोई प्रोडक्ट मेथड, फलाना मेथड, ढिमका मेथड कोई भी हम यूज नहीं करेंगे। ये सारे मेथड्स तभी यूज होंगे जब पर एनम मेंशन होगा। एम आई क्लियर ऑन दैट? यस सर। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको भी मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ, मेंशनेबल पॉइंट है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे। पहले मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लूंगा, फिर बड़े बड़े। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक, तो अगेन सेंटर अलाइन कर लेते हैं हम लोग। सो मैंने आपको एक चीज तो बोली थी, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही चीजें आती हैं जो एप्रोप्रिएशन होती हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? हाँ गाइस, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का होता है मीनिंग गाइस, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड, जो मेंशनेबल वर्ड है, वो कौन सा है, ये वाला, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, उसी को अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अगेन, अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जब कोई चीज का नेचर ऐसा होता है उसे ही एप्रोप्रिएशन बोलते हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हो या नहीं अवेलेबल हो, ऐसी चीजों को चार्ज बोलते हैं, ऐसी चीजों को चार्ज बोलते हैं। ठीक, सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं? एप्रोप्रिएशन। ठीक, सो हमने कौन से आइटम देखे थे? हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है। ये सब किसका है? ये सब पार्टनर्स का है गाइस, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये पार्टनर, सब पार्टनर्स का। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर वो आपको कहानी याद हो तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आइटम्स हमारे होते हैं जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, बोनस कमीशन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। और क्या याद रखिएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if nothing has been mentioned, it is appropriation. एप्रोप्रिएशन, सैलरी भी एप्रोप्रिएशन, बोनस भी एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इट इज चार्ज। ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये सारी चीजें हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो चीज हम पार्टनर को दें वो एप्रोप्रिएशन ही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि आप जो भी चीजें पार्टनर को देते हैं जरूरी नहीं है वो एप्रोप्रिएशन हो, उसका नेचर देखना पड़ेगा कि वो एप्रोप्रिएशन है या नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना बच्चों, वो होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर ये चार्ज है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। सो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं स्टार पॉइंट बना के, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस इट विल नॉट बी शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन कहां शो करेंगे? इट विल बी shown in profit and loss adjustment account। सर इसका मतलब क्या, एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ, मतलब समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया तो आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? आप क्वेश्चन करेंगे कुछ इस तरीके से। सो आप क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तो पहले आप बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और कोई अकाउंट नहीं होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ठीक, बट क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना पहले भूल गए थे, तो अब फिर से वो अकाउंट नहीं खोलते, हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लेते हैं। अब क्या होगा, बाय नेट प्रॉफिट यहां आ जाएगा। ठीक, जो भी आपको अमाउंट दिया होगा यहां पर आप लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपका जो प्रॉफिट आएगा उसे आप ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, अब यहां पर आपका आएगा नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, अब आपका आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी पूरी कहानी वैसी की वैसी शुरू कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो वो आप कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। So मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल बी शोन इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, अब जब मैं ये बताता हूँ, सर जरूरी है, लोगों के मुंह बनने लगते हैं बच्चों के साथ, जरूरी है क्या एक और अकाउंट बनाए? बिना उस अकाउंट के काम नहीं चल सकता क्या? मतलब शॉर्टकट मारना ही है? तो ओके, तो आपके पास एक और जुगाड़ वाला तरीका है। क्या जुगाड़ वाला तरीका है? आप सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक, फिर क्या करिए, आप यहां पर नेट प्रॉफिट लिखिए बाय
नेट प्रॉफिट, यहाँ पर अमाउंट लिख लीजिए इनर कॉलम में, अब आउटर कॉलम में मत लिखिए। फिर यहाँ पर इनर कॉलम में आप माइनस करिए इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे और इधर माइनस कर दीजिए सॉरी, ऐसा लिख लीजिए और फिर जो अमाउंट आएगा उसे आउटर कॉलम में लिख लीजिए। तो फिर आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा है, आपने एडजस्टमेंट करके बताया है इनर कॉलम में। जैसे सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके शो करते हैं ना, वैसे ही। मतलब तो हाँ, सर नेट प्रॉफिट से क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नेट प्रॉफिट से एवरीथिंग विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, जैसे हम आगे और भी पढ़ेंगे, रेंट गिवन टू पार्टनर्स, तो पार्टनर को जब हम रेंट देते हैं तो वो भी हमारा चार्ज होता है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। और क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है ऐसे ही, मैनेजर का कमीशन, बिकॉज मैनेजर का कमीशन पार्टनर को थोड़ा ना मिल रहा है, तो वो हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, वो भी चार्ज होता है। सो एनीथिंग विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इट कैन नॉट बी शोन इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज अ सेपरेट आइटम, उसे आपको इनर कॉलम में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सो बोथ वेज आर करेक्ट, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जब भी करता हूँ, अगर मैं एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा ये मेथड अप्लाई करता हूँ, देखने में अच्छा लगता है, चेक करके दिमाग में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाउएवर मार्क्स इसमें भी हमें पूरे मिलेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? ओके, दिस वाज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो देखें, एक क्वेश्चन अगर मेरे पास हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें तो थोड़ा सा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला तो नहीं है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस के लिए है मेरे पास। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, एक डी पॉइंट को चेंज कर दिया है, तो जो लिखा है वही करिएगा। बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स, 3:1 रेशियो था ऑन 1 अप्रैल 2019, उनकी कैपिटल दी हुई है। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A will get commission, B will get salary, interest on drawing 6% per annum, partners drawings were 8,000, turnover 3 lakh। बोला P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। और किसी का आया? दीक्षांत? सर मेरा 36620 आया है। सर ऑलमोस्ट डन। 36620 की 33620? 366 आ रहा है, एक सेकेंड में कैलकुलेशन चेक नहीं कर सर, लेती हूँ। सर 33620। ठीक है, सर आईओडी में कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? आईओडी सर। तुम्हारा क्या आया आईओडी? सर क्या आईओडी क्या आया तुम्हारा? 40 है सर मेरा 7,000 आ रहा है सर। किसने बोला 840? सर। अनन्या मैंने कोई गलती की? सर 240 और 180। बोला था, हाँ मैं बोला था ना अनन्या के ये जो थर्ड वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना जज्बाती हो जाते हैं। देखो, सिंगल अमाउंट दिया है, तो जब सिंगल अमाउंट दिया होता है और पर एनम भी दिया हुआ है तो आपका 6/12 वाला मेथड लगता है। अब अनन्या तुमने क्या करा, 8,000 का 6% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, यस सर। है ना? तो यही होता है, जब मैं बोलता हूं ना कि ये डिफिकल्ट मेथड है, मतलब डिफिकल्ट मेथड है। देखिए, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो केस 3 वाला मेथड है। केस 3 में क्या करते हैं, अगर सिंगल अमाउंट दिया हुआ है, विदाउट डेट दिया हुआ है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? 8,000 multiplied by 6/100 and you have to use 6/12 always।
हाँ, अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो हम 6/12 नहीं यूज करते। ऐसे ही बी का भी निकल जाएगा 6000 इंटू 6% डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक, अब अपना प्रॉफिट आएगा 33620 है, जैसा दीक्षांत ने हमें बोला। और रेशो क्या था पार्टनर का? पार्टनर्स का रेशो था 3:1। इसको 3:1 में बांट के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मजेदार टॉपिक है, वो है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जहां डाउट हो वहां पूछ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, आप याद रखिएगा सबसे पहली बात कि if nothing has been mentioned, interest on capital is appropriation of profit। मतलब क्या? मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को तभी दोगे जब आपकी फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उन सब में हमारे प्रॉफिट हमारे पास इतना था कि हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे सकें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है या इसका इम्पैक्ट ये है कि इफ द फर्म हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स, if the firm has sufficient profits, then complete interest on capital will be given. However, if the firm does not have sufficient profits, मतलब ये कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट हुआ समझिए 5000, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ए और बी को, दो पार्टनर थे, ए को देना था आपको 3500 और इसको देना था 2500। मतलब अगर मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने गया तो कितना जाएगा? 6000। बट प्रॉफिट मेरे पास कितना अवेलेबल है? ओनली 5000। मींस मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है। सो इफ द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स, then interest on capital will not be given and the profit and the available profit will be distributed to the partners in their proportionate ratio। अब गाइस ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ मैंने कौन सा रेशो लिखा है? यहाँ मैंने प्रोपोर्शनेट रेशो लिखा है। यहाँ मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिखा है ना, भूलना नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? प्रोपोर्शनेट रेशो। गाइस प्रोपोर्शनेट रेशो को समझिए के लिए मैंने आप इजी तरीका बता देता हूँ आपको। थ्योरी में तो आपको याद रखना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट रेशो, बट इसको प्रैक्टिकली आप कैसे याद रख सकते हो? पेमेंट रेशो। पेमेंट रेशो का मतलब क्या होता है? जिसको जितना पैसा देना था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब कि सर, मतलब ये है कि मेरा प्रॉफिट था 5000, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6000, तो मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता था, तो अब मैं आईओसी नहीं दूंगा। तो मेरे पास ये जो 5000 बच गया, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा प्रोपोर्शनेट रेशो में। प्रोपोर्शनेट रेशो मतलब पेमेंट रेशो। पेमेंट मतलब जिसको जो जितना मिलना है उसको रेशो में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब ए को 3500 मिलना था और बी को 2500 मिलना था, इसको मैं रेशो बना दूंगा 3500:2500। यहाँ मैं इसको बोल सकता हूँ 35:25, यहाँ मैं इसको बोल सकता हूँ 7:5। तो अब मैं क्या करूंगा? 5000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 5000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बचेगा। समझो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था, पर हम पीएसआर में नहीं देंगे,
हम प्रोपोर्शनेट रेशियो में देंगे. सो 5000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7:5. ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, टू पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शनेट रेशियो नॉट इन देयर PSR. ये समझ में आया जो मैंने बोला? किसी को डाउट हो तो मैं फिर से समझाऊं. सर हाँ, सर फिर ए और बी का टोटल 6000 है पर अपन ने प्रॉफिट्स 5000 का रखा है. देखो नहीं, हाँ वही तो बोलो ना. समझ, तेरी जेब में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, यस पर लोग जो तुझसे पैसा मांग रहे हैं, तेरे दोस्त लोग, वो 12,000 मांग रहे हैं. तू 12,000 दे पाएगा क्या? नो सर. नहीं ना, हम 5,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ज्यादा प्रॉफिट है ही नहीं. अगर मैं 6,000 दे दूंगा तो 1,000 का लॉस हो जाएगा ना. यस सर. विभाग, यस यस सर. 1,000 का लॉस हो जाएगा. बट यही तो बात है अप्रोप्रिएशन की, कि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा चार्ज होता तो मैं पूरा ये 3,500 2,500 दे देता, और 1,000 जो फर्म का लॉस होता उसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देता, अगर चार्ज होता तो. सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तुमने बात करी है तो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, इन दैट केस आप क्या करोगे? इन दैट केस whether firm has sufficient profits or not, complete IOC will be given, and if it incurs loss to the company, and that loss will be distributed in PSR. ये समझ में आया? यस सर. यस सर. अच्छा, अगर समझ में आया तो फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने तो दोनों बता दिया कि IOC अप्रोप्रिएशन है तो ऐसा करो, IOC चार्ज है तो ऐसा करो, पर अगर क्वेश्चन में मेंशनड ही नहीं है कि ये अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो क्या करेंगे हम? इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अज्यूम्ड टू बी अप्रोप्रिएशन, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक नेचर अप्रोप्रिएशन ही होता है. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड then IOC will be assumed as appropriation, और आप उसको appropriation मतलब ये जो ऊपर हमने लिखा है उसकी तरह उसको चेंज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो इसको एक एग्जांपल से कुछ एग्जांपल से देखते हैं, बट बेसिक्स क्लियर है आपको, समझ में आया? मैं थोड़ा सा सजा लूं. सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं. ओह सॉरी, चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो कहाँ गया रे? ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने अपना बनाया था वो करवाता हूँ. चलिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है ABC 3 पार्टनर थे, उनका रेशो था इक्वली. तो कैपिटल भी दी हुई है 50, 30 और 20, और यहाँ पे ये 5 केसेस बताए हैं, मतलब ये 5 क्वेश्चंस हैं हमारे. ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. आइए आप और मैं मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति. तो पहले वाले में क्या बोल रहा है? डीड नहीं है और प्रॉफिट्स 9,000 हैं. अखिल तुम बताओ, अगर हमारे पास डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा? होगा जो होगा, होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दो.
निखिल, नींद नहीं करने का है। चलो कंचन बेटा तुम बताओ। बच्चों मैंने इतनी लंबी कहानी आपको बताई थी और सर उसमें डीड नहीं था तो फिर क्यों होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो बता नहीं रहे थे ना ये लोग मुझे। मुझे पता था तुम बता दोगी, पर तुमने लेट आंसर दिया। यस दीक्षांत, मुझे पता है तुझे पता है, इसलिए तुझसे नहीं पूछा। डाउटफुल था। ओके सो गाइज, मैंने आपको बताया था कि अगर डीड नहीं है आपके पास, डीड नहीं है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। अगर डीड ही नहीं है तो भूल जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना अप्रोप्रिएशन ना चार्ज, मोह माया से दूर हो जाओ और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सीधा सीधा आपका जो प्रॉफिट है 9,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ इस तरह तेरी पलकें, सॉरी मैं आज ज़्यादा गाने सुन लिए हैं आज मैंने, ये कुछ इस तरीके से। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, मेरा अकाउंट से 9,000 का नेट प्रॉफिट आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल ही नहीं उठता था, पूरा का 9,000 का 9,000 इक्वली बांट दिया। बिकॉज डीड नहीं थी मेरे पास तो मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता था। इज इट क्लियर? सो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन ही नहीं था। केस टू में क्या बोल रहा है, डीड हमने बनाई है, आईओसी उसमें लिखा था 10% देंगे और अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास 15,000 है। ठीक, अगर आप आईओसी का कैलकुलेशन करोगे, आईओसी कितना देना है 10%, तो पहला पार्टनर जो है उसको 5,000 मिलेगा, दूसरे पार्टनर को 3,000 मिलेगा और तीसरे पार्टनर को आपके पास 2,000 आएगा। तो टोटल कितना बटेगा? टोटल आपका बनेगा 5 + 3 + 2 10,000। सो क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं? यस सर। यस सर हैं हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन, ये तो अब पूरा का पूरा आईओसी सबको मिलेगा? यस सर। पूरा आईओसी मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी मैंने गाना नहीं गाया क्योंकि मुझे याद आ गया। सो यहाँ पर ये टाइम बचाने के लिए कॉपी कर लिया मैंने। सो मैंने क्या करा, इधर मेरे पास नेट प्रॉफिट था 15,000, मैंने तीनों को पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा, 10,000 दे दिया। उसके बाद भी 5,000 बचे क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल थे। तो बाकी जो 5,000 बचा, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया हुआ है, मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरीके से मैंने इन तीनों में ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कोई डाउट? नो सर। केस 3 आते हैं। केस 3, डीड मेड, आपने डीड बनाई है, आईओसी 10% है, अवेलेबल प्रॉफिट 5,000। अब थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मुझे जो प्रॉफिट्स देने हैं, आईओसी देना है, वो उसका टोटल 10,000 आएगा, पर प्रॉफिट मेरे पास 5,000 है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले, जज्बाती होने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा कि ये आईओसी एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है ना? एप्रोप्रिएशन है तो हम पूरा इनको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या नहीं देंगे? नहीं देंगे सर। नहीं देंगे सर, क्योंकि आपने बताया था कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, तो जितने प्रॉफिट्स है उससे ज्यादा आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो 5, अब मैं अगर इनको आईओसी नहीं दूंगा तो ये 5,000 बांटना पड़ेगा। इस 5,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? सर पार्टनर्स 5:3:2। 5:3:2। नहीं 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 विभव, ये याद मत करना, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में नहीं बांटेंगे। ये तो कोइंसिडेंटली आपका ये कैपिटल रेशियो और ये वाला रेशियो सेम आ रहा है। कौन सा रेशियो मैंने बोला था? प्रोपोर्शनेट रेशियो। प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब क्या होता है? जिसको जो देना है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो 5, 3 और 2 ये रेशियो में हम बांट देंगे। ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? केस 3 में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बांट देंगे।
कैसे बांट देंगे, ये रहा। जी बेटो, तो मैंने क्या करा, इधर नेट प्रॉफिट लिखा 5000, और क्योंकि आईओसी नहीं दे रहा था तो बच्चे गलती क्या करते हैं, आईओसी नहीं दे रहे तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना। कौन से रेशियो में बांटना है, प्रोपोर्शनेट रेशियो। तो मैंने 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये था फोर्थ केस, नहीं ये था थर्ड केस। थर्ड केस के बाद फोर्थ नहीं देखेंगे, फिफ्थ पढ़िए। अखिल फिफ्थ केस पढ़ के मुझे समझाओ क्या लिखा हुआ है। Sir, it means the IOC is allowed at 10% and it is charged. It is treated as a charge. ओके, तो क्या बोल रहा है केस 5 में, आपको बोल रहा है डीड आपकी आईओ थी, बनी हुई थी, आईओसी लिखा हुआ था, अवेलेबल प्रॉफिट 8000 थे, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूट देना करना था 10000। मींस मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस आप सबसे पहले देखो आईओसी चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। तो जो अभी हमने केस 3 करा था उसमें कुछ नहीं लिखा था तो हमने अप्रोप्रिएशन माना था, पर यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है इसको चार्ज ट्रीट करिए। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट्स आपके पास हो या ना हो। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं ऐसा करूंगा, क्या करा मैंने यहाँ पर, देखिए प्रॉफिट लिखा और क्योंकि चार्ज था इसलिए मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण इसको लॉस हो गया, होने दो। अगर चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भले लॉस होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये समझ में आया? सर आप एक और बार बता दीजिए सर प्लीज। मैंने क्या करा, आपने चार्ज माना, ठीक। अब मुझे पता था मुझे आईओसी देना है 10,000, पर मेरे पास प्रॉफिट है 8,000, मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो मुझे ये देखना पड़ा कि ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन। तो हमने देखा चार्ज है, अगर चार्ज है तो आपको पूरा देना पड़ेगा। तो मैंने इनको पूरा दिया 10,000, तो मुझे 2,000 का लॉस हो गया। चार्ज के केस में लॉस हो सकता है, तो अब जो लॉस हुआ उस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है। अगर ये अप्रोप्रिएशन होता, जैसे ये केस 3 में क्या था, अप्रोप्रिएशन था, अप्रोप्रिएशन था, तो हमने 5,000 को 5:3:2 में बांट दिया था। 5,000 से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन चार्ज है तो आपको पूरा देना पड़ेगा, भले आपको लॉस हो या ना हो। ठीक है? और वो जो लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है? यस सर। ओके, सो अनन्या अब मुझे बताओ केस 4 में हम क्या करेंगे। दीक्षांत तुम बताओ केस 4 में क्या करेंगे। सर केस 4 में सर 10,000 बांट देंगे, बाकी 2,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर चार्ज होना या ना होना कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। हमको बांटना है 10,000, हमारे पास प्रॉफिट है 12,000, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। आप तो पूरा बांट दीजिए क्योंकि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। तो उस केस में जो है भले ये चार्ज होता, भले ये अप्रोप्रिएशन होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे केस 4 में, सीधा सीधा 10,000 इनको दे देंगे, उसके बाद भी हमारे पास 2,000 बच जाएंगे, वो प्रॉफिट कहलाएगा और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने क्या करा, 12,000 का प्रॉफिट था, सफिशिएंट प्रॉफिट था, तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा का पूरा दे दिया। फिर 2,000 का प्रॉफिट बचा, उसको हमने रेशियो में बांट दिया। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन। So if you want to write this, you can. तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट मैं आपसे इसलिए करवाता हूं क्योंकि
आपका सॉरी, जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें। Yes, sir. मैंने आपको ये बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल जो 2-2 मार्क क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि IOC इज बेसिकली एन अप्रोप्रिएशन, मीन्स इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड इट विल बी ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप कंप्लीट IOC देंगे, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप IOC नहीं देंगे, एंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शनेट रेशो। प्रोपोर्शनेट रेशो को मैंने याद करने के लिए आपको क्या बोला, पेमेंट रेशो याद करिएगा। एंड इफ IOC इज रिटन एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो आपको उन्हें पूरा IOC देना पड़ेगा वेदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हो या ना हो। सो दिस वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा नहीं समझा, अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि अप्रोप्रिएशन है या प्रॉफिट है। और दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, अगर डीड नहीं है तो IOC का देने का सवाल ही नहीं उठता, तो हमको याद ही नहीं रखना वेदर इट इज एन अप्रोप्रिएशन और चार्ज, कुछ भी तो देना ही नहीं है तो याद ही नहीं रखना। चलिए अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, IOC के ही दूसरी चीज पर। क्या याद रखना है, अगेन यहाँ पे स्टार मार्क करता हूं, दैट IOC इज जनरली calculated on the opening capital if there is no additional capital or withdrawal of capital। अब अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं दिया है तो जनरली हम उसे ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं। जो आपका ईयर के शुरुआत में जो कैपिटल होगा उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। IOC इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ये वर्ड को मैं सॉरी अंडरलाइन भी कर देता हूं यहाँ पर, ये लो बॉक्स ही बना दिया। ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या, अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, रिवर्स जाकर पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना, ठीक। सो अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे। सो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं इसके, कल हम इससे डिटेल में, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन तो आप कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल आप रिवर्स करोगे सब कुछ, क्योंकि आप रिवर्स पीछे जा रहे हो क्लोजिंग से ओपनिंग पर। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो हमें रिवर्स करके सारी चीजों को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला प्लस करेंगे, क्योंकि पहले माइनस हुआ होगा, अब हम रिवर्स जा रहे हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा, और प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले वो प्लस हो गया होगा, अब आप माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला लगा के आपका जो आंसर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आएगा, और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? सो क्योंकि हमें बेसिक देखना है तो आज हम सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि इसका इंट्रोडक्शन मैं आज दे दूं कॉन्सेप्ट का, और इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो क्या बोल रहा है, आशीष आकाश आर पार्टनर्स, उनका रेशियो 3:2 था। देयर कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। आगे देखिए क्या लिखा है, respectively as on 31st March 2020,
मतलब ये क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है। और अगर हमें यहां से भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लोजिंग है, ये देखिए, आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंड नेट प्रॉफिट, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि इनकी जो कैपिटल आई है 5 लाख और 6 लाख, ये ड्राइंग्स डेबिट मतलब ड्राइंग्स माइनस होने के बाद और प्रॉफिट ऐड होने के बाद आई है। ठीक है, तो जब हम सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं इसलिए ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। समझ में आया? सो क्योंकि हमारी क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें अब इसकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर दूंगा ड्राइंग्स माइनस कर दूंगा प्रॉफिट, तो मेरा जो आंसर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पे लिख लूंगा, मेरे पास 2 पार्टनर है, कौन कौन है, आशीष है और आकाश है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, आशीष का 5 लाख कैपिटल था और आकाश का 6 लाख कैपिटल था। ये क्लोजिंग थी। अब ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया है आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 150 और 1 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख प्लस कर दिया। और प्रॉफिट कितना था, 5 लाख। अब गाइस ये 5 लाख जो प्रॉफिट है ये पूरे फर्म का है, तो ये आशीष और आकाश में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो रेशो क्या है, 3:2, तो मैं 5 लाख को 3:2 में बांट दूंगा, तो -3 लाख और -2 लाख। अब आप जो कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो आपका ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। इसका ओपनिंग कैपिटल 350 आ गया और इसका 5 लाख आ गया, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। और अब आप आईओसी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 10% बोला है तो 35,000 इसका आ जाएगा एंड 50,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो नोट करना हो तो कर लीजिए। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट पूरा बताऊंगा और P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट दोनों साथ कैसे बनेंगे। सो जो अपकमिंग क्लासेस है ऑन मंडे एंड ऑन फ्राइडे एंड ऑन वेडनेसडे, दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, तो वो मिस मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, सो इसी कथा के साथ मैं आज के लिए बोलता हूँ जय श्री राम।